डुमरियागंज जो बगल में बिल्कुल सटा हुआ है, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर। 1 जुलाई 1977 में पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब इंजीनियर थे, वो भी अलीगढ़ से इंजीनियरिंग किए थे। मेरे दादा पुश्तैनी, हम सब लोग अलीगढ़ से, हम लोगों का एक तालीम का ताल्लुक़ रहा। और चूँकि उनकी बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी, तो हम लोग भी उसी परंपरा को निभाते हुए हॉस्टल चले गए क्लास 6 से अलीगढ़। वहीं से हमने अपनी हाई स्कूल किया, फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया, फिर फर्दर स्टडीज़ करके जब लखनऊ आए हम तो अपना कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस शुरू किया। मगर कहीं ना कहीं हम लोगों के जहन में ये था, जब मैं आते जाते मैंने देखा कि हमारा इलाका बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड है, यहाँ बहुत लैक ऑफ एजुकेशन है। तो एक ताल्लुक़ था उस चीज़ को, उसी वजह से सोशल कॉजेज़ के लिए हम लोग लड़ने लगे और धीरे धीरे सियासत में आ गए। पिछली मरतबा मायावती जी ने मुझे टिकट दिया, मैं लड़ा। माता प्रसाद जी स्पीकर थे, बड़ा धुआंधार इलेक्शन हुआ। कांग्रेस सपा का अलायंस था, यहाँ के 2 बड़े दिग्गज नेता थे, उनके खिलाफ मैं लड़ा। वो लोग तीसरे पे थे, मैं दूसरे पे था, और फिर वो सिलसिला चल रहा भी था। मैं तो बीएसपी में ईमानदारी से लगा हुआ था। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा 5 साल में बसपा दिन ब दिन गिरती चली जा रही थी। इस ज़िले में कोई भी व्यक्ति नहीं था बसपा के साथ, सिर्फ मैं था। क्योंकि मैंने ये सोचा, मेरा मिजाज भी नहीं है कि डेली मैं उछल कूद करूँ इधर उधर, और मैंने बीएसपी को तैयार किया था। और बीएसपी से किसी भी असेंबली से कोई इंडिपेंडेंट भी जीत सकता है अगर वो अच्छे से लोगों के बीच में रहे। तो एक मिजाज था, मैं बीएसपी में लगा हुआ था। मगर आप जानते हैं बीएसपी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। इस तरह के माइनॉरिटीज़ के चेहरे जो कल को शायद ज़रूरत पड़ सके बीजेपी की हुकूमत बनाने में, तो अगर हम लोग उसमें असेंबली जीत के जाते हैं और उसके बाद मायावती जी कहती कि भाई बीजेपी को सपोर्ट करना है, तो अरशद तो पहले आदमी होते कि भाई इस्तीफा दे देते, वो बेहतर था, बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकते थे। तो इस तरह के लोगों को टारगेट किया गया, उनमें से मैं भी एक था। मेरा टिकट कटा, और जो भी अरकानी टिकट होता है वो हम करने को तैयार थे। उसके बाद भी कि आप सिर्फ 2 को टारगेट कर रहे हैं, आप जो बीएसपी से कैंडिडेट है उसको भी टारगेट करेंगे, क्योंकि वो भी बीजेपी की बी टीम है, और वो बीजेपी से इससे पहले असेंबली लड़ चुके हैं। 16,000-18,000 वोट पाए थे और बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे 4 एंगलर इलेक्शन है, और मुझे तो लगता है शायद बीएसपी से ही हमारा कंटेस्ट हो जाए। बीजेपी जिस तरह से बैकफुट पे है, जो अपनी झूठे वादों की वजह से, जो कानून व्यवस्था की लचर व्यवस्था की वजह से, आर्थिक मार लोगों के ऊपर, कोरोना काल, तो बीजेपी तो ऑलरेडी बहुत पीछे है। समाजवादी का जहाँ तक सवाल है, उनका आपने देखा होगा, अभी एक ऑडियो आया है माता प्रसाद जी का, तो उनके चरित्र के बारे में भी पता चल गया। विकास तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे अगर आए हैं इटवा में, तो इटवा और इटावा में सिर्फ आकी मात्रा का फ़र्क है। जाके मुख्यमंत्री का ज़िला देख लीजिए और हमारी विधानसभा देख लीजिए। ना हमारे यहाँ बस अड्डा है, ना हमारे यहाँ कोई स्टेडियम है, ना हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है। अगर बनी भी यूनिवर्सिटी तो ले गए उसको नेपाल के सरहद पे बना दिया। यहाँ के लोग लखनऊ जाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं बनिस्बत अलीगढ़ जाने की। तीसरी चीज़, वहाँ यहाँ पे एक भिलौरी जगह है, वहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट्री के नाम पे एक्वायर की थी लैंड, शुगर फैक्ट्री के नाम पे। पता ही चलता है कि आज भी वो उसमें खेती करवाते हैं। अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इलाके की जो है, लोग पलायन करके बाहर स्टेट्स में जा रहे हैं, और एवरीबडी, मतलब कोई वहाँ पे हर आदमी कोई बड़ा आदमी नहीं है। 98% लोग वहाँ पे हैंड टू माउथ हैं जो यहाँ से जाते हैं। 5,000, 8,000, 15,000, मैं तो बड़ी बड़ी तादाद में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ वहाँ पे लोगों को। तो अगर यहाँ फैक्ट्री खुल जाती, 4-5 हज़ार को नौकरी मिल जाती, कारखाने खुल जाते, बहुत लोगों को एब्जॉर्ब कर सकते थे जिस पोस्ट पे, जिस लेवल पे थे। कुछ नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो है, ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी की पावर की पोजीशन में होगी। जो एनालिसिस मीडिया के लोग भी कर रहे हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। ऐसी सिचुएशन में हम अगर यहाँ से नुमाइंदगी के लिए यहाँ के हिंदू और मुसलमान मुझे भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग करेंगे, स्पेशली फ्लडेड एरियाज़ के लिए। कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे आग लगने का बड़ा एक छोटी सी चीज़ है, फायर स्टेशन बन जाता, 8-10 बसें हो जाती, हर साल हज़ारों बीघा ज़मीन, वो फसल, खड़ी फसल जलती है। यहाँ पे पशुओं के हालात बहुत ख़राब हैं। उसको गाय को माता कहते हैं, मगर माता को रात भर लोग इधर से उधर, उधर से इधर भेजते हैं। पशुओं को देख के
जानवरों को देख के तरस आता है, उन लोगों को देख के तरस आता है जो बेचारे इधर से उधर पुश करते हैं उनको और उधर से इधर पुश करते हैं। पूरी रात अपना खेत और फसल बचाते हैं और दिन भर बेचारे इधर उधर, जाहिर है जब रात भर जगेंगे तो दिन में क्या काम करेंगे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस इलाके में। एजुकेशन में कुछ है ही नहीं, शिक्षा यही प्रदेश की चल रही है। किसी भी रोड पे चलिए आप, अभी आपको मैं 1 किलोमीटर में दिखा दूंगा जो सच्चाई है। उसके साथ साथ हेल्थ का मामला ले लीजिए। अभी भारत ग्लोबल जो है यहाँ पे जुलूस निकलता है और उस जुलूस में होता क्या है, उस जुलूस में बहुत बड़ी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोग निकलते हैं। जुलूस मोहम्मदी के नाम से हर साल निकलता है। मुर्गा मिश्र एक गाँव में मुस्लिम समाज के लोग हैं, बहुत पुअर, बड़े हैंड टू माउथ लोग। एक ट्रॉली पलटती है, एक बच्ची, और इत्तेफाक से कि मैं उसमें जा रहा था, आई वॉज ऑन अ वे, एकाएक देखता हूँ मैं कि ट्रॉली पर रोना और बिल्कुल क़यामत का मंजर। बहरहाल मैं गया हॉस्पिटल में जाता हूँ, वो बच्ची 8 साल की आफरीन नाम की, मेरे सामने उसकी दम तोड़ दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं आई वॉज इन टीयर्स। मुझे इतना अफसोस हुआ। और उसके बाद उसके साथ तमाम बच्चे, छोटे छोटे, एक बच्चा साल भर का था। अभी मैंने आज गया था उसके गाँव में परसों, तो मैंने पूछा तो पता चला कि वो बॉम्बे है आजकल। तो उन सबका हॉस्पिटल से यहाँ से गाड़ियों से लोड करवा के उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा। वहाँ पे कोई केयर करने वाला नहीं। स्वास्थ्य और शिक्षा इसी ज़िले से चल रहा है। वहाँ से फिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में, यादव जी का आज भी बिल रखा हुआ है मेरे पास, वहाँ भेज के उनका इलाज करवाया, उनका ऑपरेशन करवाया। तो ये हाल है। तो हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। मल्टी सुपर स्पेशलाइज हॉस्पिटल एक इटवा में चाहता हूँ मैं, उसके लिए काम करूँगा। मैंने पिछले 5 साल चुनाव भी लड़ा हुआ। आप किसी भी गांव में जाएंगे तो लोग ये बताएंगे कि भैया इस चौराहे पे वो 500 मरतबा आ चुके हैं, कोई कहेगा 1000 मरतबा आ चुके हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है कि हारने के बाद में 20, 25, 50 मरतबा नहीं जा चुका हूँ। जो रोड साइड आपको गाँव मिलेंगे, विलेजेस मिलेंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। टाउन एरिया भी अभी जल्दी बनाया, उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो सारे रूरल एरिया है, बिल्कुल क्रूड रूरल एरिया है ये हमारा। उसमें जब हम जाते हैं तो गांव में कोई नहीं रहता। मैंने आपसे बताया ना, सब लोग पलायन करके बाहर चले गए हैं। तो उसको वापस लाने के लिए और वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जो मैंने काम किया है, तो मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है फ्राइडे को, और सैटरडे मॉर्निंग में बॉम्बे गया और वहाँ मुख्तलिफ एरियाज़ में मैंने कैंपेन किया। वहाँ पे लोगों ने जो है क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कराई। 8-8, 10-10 हज़ार लोग तो वापी में थे। आप देखिएगा फेसबुक पे पेजेस पे पड़ा हुआ है हमारे। बल्कि वो जो हमारे एक साथी हैं, प्रवक्ता है शकील साहब, वो लेके गए, वहाँ के शिक्षा मंत्री से मिले हम लोग, वहाँ के पूर्व गृह मंत्री नसीम साहब से मिले। इन लोगों से मिलने के बाद वो बड़े इतने इम्प्रेस हुए कि भाई आप यहाँ पे रहते नहीं, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आपका हमारा वोटर एक ही है, वो यहाँ आपके साथ है, वहाँ हमारे साथ है। तो उन्हीं को जगाने आया, उनको बुलाने के लिए आया। पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश से होने जा रही है और उसकी बिगुल बजने जा रहा है इटवा विधानसभा से। अच्छा। देख लीजिएगा। और मैंने आपसे बताया कि बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आएंगे। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस तो 50 आएगी, 40 आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ इतनी सीट्स आएंगी हमारी कि हमारे बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकता है। और हो सकता है कि हम बनाए, लोग सपोर्ट करें। तो राजनीति में बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है कोई चीज़।